हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। मैं हूं निधि और ये आपको पता है कि हमारी हिंदी साहित्य की क्लास जो है वो रनिंग में है, यानी कि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आदिकाल की अगर बात करते हैं, क्योंकि ये आपका पहला जो है हो जाता है जब आप हिंदी साहित्य पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो आदिकाल में हम अब देख रहे हैं। आज रासो साहित्य की विशेषताओं के बारे में देखेंगे, साथ ही साथ कुछ रासो साहित्य जिनके रचनाकार बेसिकली या फिर उनकी भाषाएं पूछी जाती है, क्या महत्वपूर्ण है और क्या आपको हर हाल में याद रखना है, वो सारी चीज़ें हम आज की क्लास में देखेंगे। क्लासेस हमारी छोटी छोटी होती हैं लेकिन टू द पॉइंट होती हैं, और जो चीज़ आप पढ़ेंगे वो चीज़ आपके एग्जाम में फंसने के 99.9% चांसेस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। देखते हैं पहले रासो साहित्य जो रचनाएं हुई, जिसमें ये ज़्यादातर रासो साहित्य की जो रचनाएं हैं वो या तो अप्रामाणिक हैं या तो अर्ध प्रामाणिक हैं। तो ये जो है इनकी प्रामाणिकता में कहीं ना कहीं संशय मिलता है। कई सारी ऐसी रचनाएं हैं जिनके रचनाकार जो है अज्ञात हैं, जिनके रचनाकारों के बारे में पता ही नहीं कि ये किसकी रचना है। तो कहीं ना कहीं और कई सारी रचनाएं हैं जिसको कुछ विद्वानों ने, कुछ इतिहासकारों ने अर्ध प्रामाणिक माना है, कुछ ने अप्रामाणिक माना है और कुछ लोगों ने प्रामाणिक माना है। वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे इसकी जो खास बात है कि इसमें प्रामाणिकता का कहीं ना कहीं अभाव है रासो साहित्य में, सभी में। उसके बाद जो पॉइंट्स आते हैं आपकी, तो वो है रासो शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है। प्रश्न आपका यहाँ से काफ़ी ज़्यादा पूछता है, ठीक है। तो देखिए, रासो साहित्य की व्युत्पत्ति बेसिकली अगर पूछ लेता है कि कहाँ से हुई है, तो रासक शब्द से हुई है, जो कि एक गेय छंद है, ठीक है। अब देखिए, रासो जो हुए हैं साहित्य, जो रचनाएं हुई हैं, बेसिकली हमको पता है वो वीर रस में हुई हैं, पर श्रृंगार रस में भी हुई है। पहले जो है ये रासक जो है यूज़ किया जाता था, प्रयोग किया जाता था किस चीज़ के लिए? पहले ये कोमल भावनाओं को व्यक्त करने के लिए यूज़ किया जाता था, लेकिन फिर उसके बाद इसको वीर जो रस वाली रचनाएं हैं उनमें भी यूज़ किया जाने लगा रासक छंद, है ना। तो रासो हो गया आपका, वही रासक छंद से बन गया रासो शब्द, रासो साहित्य, यानी जिसमें रासक छंद में रचनाएं की गई हैं। तो ये तो ओवरऑल में होता है। लेकिन अब क्या होता है कि हर किसी ने, हर विद्वान ने, हर इतिहासकार ने अलग अलग मान रखा है ना। कोई कहता है कि रासक से हुई है, कोई कहता है रस से हुई है, कोई कहता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको वो भी देखने को मिलेगा। आगे हम उसको देखेंगे, उसको रट के भी रखना है, प्रश्न वहाँ से बनता है। फिलहाल आगे देखते हैं मेन चीज़, प्रमुख छंद कौन कौन से प्रयोग हुए हैं। तो इसमें कई सारे छंदों में जो है रचनाएं हुई हैं, जिसमें आपका तोमर, छप्पै, तोटक, नारच, यहाँ पे नाराज, यहाँ मैंने कुछ लिखे हैं प्रमुख, जो आप याद कर लीजिए, देख लीजिए। बाकी इसमें प्रमुख छंद जो थे यही सारे थे। कई सारे छंदों में हमें रासो रचनाएं देखने को मिल जाती हैं। तो ये एक पॉइंट आपको यहाँ पे याद कर लेना है, तोरक, छप्पै, तोटक, नारच, ठीक है, याद कर लीजिए। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका यहाँ से, क्योंकि प्रश्न बना हुआ है, कई बार बना हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। डिंगल पिंगल शैली का हमें प्रयोग देखने को मिलता है रासो साहित्य में। अब ये डिंगल पिंगल है क्या? भाषा है, ठीक है, डिंगल पिंगल भाषा है। तो ये भी हमें प्रश्न बनता है कि फलाना जो है साहित्य में या फलाना ग्रंथ में कौन से भाषा का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन दे देगा उसमें एक आपका डिंगल भी दे देगा, पिंगल भी दे देगा, कंबाइंड भी दे सकता है, डिंगल पिंगल साथ में लिखा हुआ है। क्या ये डिंगल पिंगल समझते हैं? थोड़ा सा और एक ट्रिक भी बताती हूँ, बहुत ईजिली आप याद रख सकते हैं। तो देखिए, डिंगल और पिंगल एक्चुअली अपभ्रंश भाषा के साथ ही दूसरी भाषाओं का मिश्रण है, ठीक है, यानी कि प्रयोग किया जाए। आपकी देखिए, डिंगल में क्या है, अपभ्रंश के साथ राजस्थानी भाषा मिलाया गया, ठीक है। अपभ्रंश और राजस्थानी की जो मिश्रित भाषा बनी वो कहलाई डिंगल, ठीक है। और पिंगल क्या हो गया? पिंगल में हो गया ब्रज भाषा। अपभ्रंश के ही साथ जब ब्रज भाषा मिला दी गई तो वो बन गया पिंगल। अभी आपको अगर याद नहीं हो रहा है तो आप कुछ ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे आप याद कर सकते हैं आरडी और बीपी, आरडी और बीपी। तो आर से हो गया राजस्थानी। अपभ्रंश आपको पता है कि अपभ्रंश इसमें मिलाया गया, अपभ्रंश में ही मिक्स की गई है। तो ये आर से हो गया राजस्थानी, तो राजस्थानी मिला तो डिंगल बन गया, और ब्रज मिला तो पिंगल बन गया। आरडीबीपी मैंने तो ऐसे ही रटा था, मुझे अभी तक रटा हुआ है ये चीज़। तो आरडीबीपी हो गया आपका। अब यहाँ से एक चीज़ और आप याद कर सकते हैं। देखिए, इस आरडीबीपी से हम एक चीज़ और याद करेंगे। देखिए, जो डिंगल भाषा है, डिंगल का प्रयोग आपको ऐसे रासो साहित्य में, ऐसी रासो रचनाओं में देखने को मिलेगा जो वीर रस में होंगी, वीरता प्रधान होंगी।
और पिंगल का प्रयोग आपको मिलेगा जिसमें कोमल भावनाएं होंगी, है ना, क्योंकि रासो साहित्य में ये दोनों चीज़ों का प्रयोग हुआ है। हालांकि अधिकता वीर रस की रही है, कहीं भी बोलते हैं कि प्रमुखता किसकी मिलती है, प्रधानता किसकी मिलती है, तो आपको वीर रस ही लगाना है, लेकिन मिलता तो दोनों है। तो ये चीज़ को भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब कन्फ्यूज़न हो जाती है कभी कभी कि डिंगल वीर में था कि पिंगल वीर में था, ये कन्फ्यूज़न हो सकती है, नहीं होगी। देखिए आरडीबीपी से ही आप याद कर लीजिए इसको। डिंगल, डिंगल मतलब आप क्या हो गया, आरडी, राजस्थानी और अपभ्रंश, ठीक है। अब राजस्थान की जब बात आती है तो भाई राजस्थान में बहुत बड़े बड़े जो है रहे हैं, वीर रहे हैं, तो वीर रस हो गया। ब्रज आता है तो ब्रज जो है, ब्रज की का नाम आते ही कहीं ना कहीं वो भगवान कृष्ण और वो पूरा इन्वायरमेंट दिमाग में आने लगता है, ठीक है, ब्रज धाम वाला इन्वायरमेंट आने लगता है, यानी कोमल भावनाएं आने लगती हैं। तो जो कोमल भावनाओं के लिए ब्रज के साथ अपभ्रंश यूज़ किया गया, यानी पिंगल भाषा यूज़ की गई है। वीरता वाले चीज़ों को दिखाने के लिए राजस्थानी के साथ अपभ्रंश यानी कि डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। तो मेरे ख्याल से पिंगल डिंगल ये तो अभी आपका क्लियर हो गया होगा। याद आपको रखना पड़ेगा, समझाना मेरा काम है, वो मैं समझा रही हूँ, आप थोड़ा सा याद करते चलिएगा। अब चलिए देख लेते हैं ये रासो शब्द जो है उसकी व्युत्पत्ति से, क्योंकि प्रश्न बनते हैं कि किसने कहाँ से इसकी व्युत्पत्ति मानी है। तो ओवरऑल तो हम जानते हैं कि रासक से हमने पहले ही देख लिया है। रासक क्योंकि अच्छा रासक जो है माना गया है कि रासो शब्द की व्युत्पत्ति रासक से है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने यही माना है और सबसे ज़्यादा सर्वमान्य उन्हीं का इसमें माना गया है, ठीक है। इसीलिए हम पहले ही हमने इसको देख लिया कि रासक है। फिर भी सबके अनुसार देखते हैं चलिए। तो गारसा दत्तासी, गारसा दत्तासी, ठीक है, हिंदी साहित्य हिंदी इतिहास का लेखन का जो प्रथम प्रयास किया था गारसा दत्तासी ने किया था, याद हो आपको। तो राजसूय, राजसूय शब्द से इन्होंने माना है कि रासो शब्द की व्युत्पत्ति हुई है राजसूय से। जबकि रामचंद्र शुक्ल ने, अब इनका थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इनका पूछ लिया जाता है रामचंद्र शुक्ल जी का, इन्होंने रसायन शब्द से माना है कि रासो शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। तो राजसूय, गारसा दत्तासी, रसायन माना है रामचंद्र शुक्ल जी ने। 4-5 है तो मुझे नहीं लग रहा है इसमें कोई ट्रिक की जरूरत है, आप याद कर लेंगे, कर लीजिएगा। नंद दुलारे वाजपेयी ने रास शब्द से ही माना है, रास शब्द से माना है नंदुलार वाजपेयी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी हरप्रसाद शास्त्री जी ने राजयश से माना है, हरप्रसाद शास्त्री ने राजयश से। देखिए राज सब में रहेगा, जैसे रा रस राज ऐसा, क्योंकि वही से शब्द से रासो बना है। श्याम दास और काशी प्रसाद जी दोनों ने माना है कि रहस्य शब्द से रासो की उत्पत्ति हुई है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न कभी ऐसा नहीं बनेगा कि इन्होंने किससे माना है, प्रश्न ये बनेगा कि किसने, निम्न में से किसने रासो शब्द की व्युत्पत्ति रहस्य से मानी है। अभी जो मैं आपको कल प्रैक्टिस कराने वाली हूँ उसमें आपको भी ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे देखने के लिए, ठीक है। तो उसमें आपका श्यामल दास और काशी प्रसाद दोनों जी आ जाते हैं। हजारी प्रसाद जी, माता प्रसाद गुप्त जी और दशरथ शर्मा जी, इन्होंने रासक ही माना है, रासक ही माना है। तो आप देख रहे हैं कि रासक जो है वो कितने लोगों ने मान रखा है, ऑलरेडी 3 यहाँ लिखा है। फिर सबसे ज़्यादा जो सर्वसम्मति से सबसे ज़्यादा मान्य है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, तो रासक ही हम मानेंगे। अगर ये नहीं पूछता है कि इनके अनुसार कौन है, तब आपने रासक ही लगाकर आना है, कंफ्यूज नहीं होना है। और डिंगल पिंगल में तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो डिंगल पिंगल शैली हमें देखने को मिल जाती है रासो साहित्य की। ये जो विशेषताएं हैं बहुत ही मुख्य विशेषताएं रासो साहित्य की हैं। कुछ ये चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी ज़रूर नहीं है, तो मैंने आपको बता दी है, जैसे कि प्रामाणिकता का अभाव है, बहुत सारी अर्ध प्रामाणिक और अप्रामाणिक है। अब हम देखने वाले हैं कुछ रचनाएं जो आपको एकदम से रट के रखनी है कि ये रचना, इनके रचनाकार कौन है, इसमें भाषा कौन सी प्रयुक्त हुई है। तो चलिए वो देखते हैं। तो ये कुछ रचनाएं हैं जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं जब कभी भी रासो साहित्य से आपके प्रश्न आते हैं, पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे चलिए एक एक करके हम सभी जो है रचनाओं को देखेंगे और उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनसे क्या प्रश्न बन सकते हैं, वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो आता है आपका परमाल रासो। इससे इतने ज़्यादा प्रश्न बने हैं परमाल रासो से। परमाल रासो को आल खंड भी कहते हैं, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से आपका प्रश्न बन जाता है। परमाल रासो को आल खंड के नाम से भी जाना जाता है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है परमाल रासो। और इसके रचयिता हैं जगनिक, जगनिक ने इसकी रचना की है। तो अगर पूछता है रचनाकार कौन है तो जगनिक है। किस नाम से और जाना जाता है, आलखंड के नाम से जाना जाता है। अब हो सकता है कभी परीक्षा में कि परमाल रासो लिखा ही ना आए, सीधे आए कि आलखंड की रचना किसने की है, ऐसा आ सकता है। तो किसने की है, जगनिक ने की है, इसको आपको याद रखना है। इसमें किसका वर्णन है, आला और उदल दो वीरों का जो है वर्णन इसमें किया गया है।
ये प्रश्न बन चुका है ना, कि निम्न में से कौन सी रचना में जो है आल्हा उदल नामक 2 वीरों का जो है वर्णन मिलता है। तो किस में मिलता है, परमाल रासों में मिलता है या आलखंड में मिलता है। इसकी रचना का जो समय माना जाता है संवत 1230 माना जाता है। संवत लिखा है, ध्यान दीजिएगा, संवत 1230 जगरिक ने इसकी रचना की है। रट लेना है, निश्चित रूप से प्रश्न इसमें से बनता है। दूसरा आपका पृथ्वीराज रासो, ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने इसकी जो है रचना की है और बहुत ही प्रसिद्ध है। इसमें पृथ्वीराज चौहान का जो है जीवन की घटनाओं का वर्णन किया गया है। इसके रचना का समय जो है वो 1343 ईस्वी माना गया है और इसमें पूरे आपके 69 समय है, या आप सर्ग कह सकते हैं, अध्याय मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, अध्याय सर्ग ये मान सकते हैं। तो कितने हैं, 69 हैं। चंद्रवरदाई ने इसकी जो है रचना की है, ये चीज़ आपको याद रखना है। अब बात करते हैं, रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना है। तो यहाँ से एक आपका प्रश्न बनता है कि रामचंद्र शुक्ल ने, या ऐसे ही सिंपल प्रश्न आ सकता है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य इनमें से कौन है। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हीं को माना है, पृथ्वीराज रासो को माना है, और हिंदी का पहला कवि भी जो है उन्होंने चंद्रवरदाई को माना है। ठीक है, तो ये आपको ये 1-2 पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना है। यहाँ पे मैंने लिखा ज़रूर नहीं है, बट मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इस चीज़ों को, तो आप इसको याद कर लीजिए, यहाँ से प्रश्न बनेगा आपका। समय देख लिया आपने, 1343 ईस्वी है इसका, संवत नहीं है। अभी देखेंगे नेक्स्ट हम बीसल देव रासो, इससे भी प्रश्न काफ़ी बना है। तो नरपति नाल्ह जो है इसके रचयिता हैं, 1212 ईस्वी इसका समय है। इसमें क्या खास क्या है, ये अपभ्रंश भाषा में है। किसमें है, अपभ्रंश में है। अच्छा, ये आपके पृथ्वीराज रासो कौन सी भाषा में है, तो ये डिंगल पिंगल में। अभी डिंगल पिंगल समझाया था, वही है। ठीक है, डिंगल पिंगल भाषा में मिलता है हमें। बीसल देव रासो की भाषा जो है वो अपभ्रंश है। गेय शैली का यहाँ पे प्रयोग हुआ है, एक गेय शैली का यहाँ पे एक ये इससे प्रश्न बन चुका है। TGT 2004 में बना है यूपी में, आप देखिएगा अगर प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के। तो गेय शैली का जो इसमें कौन सी शैली का प्रयोग हुआ है, गेय शैली का हुआ है, ध्यान रखना है आपको बीसल देव रासो में। अब इसके बाद आते हैं खुमाड़ रासो। तो खुमाड़ रासो जो है उसके रचयिता हैं दलपति विजय जी, जिन्होंने रचना की खुमाड़ रासो की 1729 ईस्वी में। याद कर लीजिए, रचनाकार ज़रूर याद होनी चाहिए। भाषा कौन सी है, राजस्थानी है। खुमाड़ वैसे वर्ड हमें सुन के ही समझ में आ जाता है कि राजस्थानी ही भाषा होगी, पर फिर भी आपको कोई डाउट नहीं रखना है, चीज़ों को याद कर लेना है। तो राजस्थानी भाषा है। दलपति विजय जो है इसके रचयिता है, 1729 ईस्वी इसका समय रहा है, खुमाड़ रासो। ठीक है, ये कुछ रचनाएं हैं जो ज़्यादा पूछी जाएंगी, बेसिकली आपको यही सारी मिलेगी। एक तो मुंज रासो करके आपको मिलती है, तो उनके तो रचयिता का नाम अभी तक अज्ञात है, आज तक पता ही नहीं चल पाया है। जैसे कि मैंने बताया कि रासो साहित्य जो है वो ज़्यादातर अर्ध प्रमाणिक या अप्रमाणिक है। अच्छा, अब ये थोड़ा सा पृथ्वीराज रासो के बारे में अप्रमाणिकता के से याद आ गया। पृथ्वीराज रासो जो है, जैसा कि मैंने बताया कि रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे पहला महाकाव्य मान लिया हिंदी का, लेकिन डॉक्टर बूलर ने इसे अप्रमाणिक घोषित किया है। डॉक्टर बूलर ने इसे अप्रमाणिक घोषित कर दिया है, और सबसे पहले उन्होंने ही किया है। काफ़ी लोगों ने अप्रमाणिक घोषित किया है, कल की प्रैक्टिस सेट में आपको डिटेल मिलेगी भी इसकी, लेकिन डॉक्टर बूलर ने सर्वप्रथम किया है। तो कि अगर ये प्रश्न बनता है कि सर्वप्रथम पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक किसने घोषित किया है, डॉक्टर बूलर ने घोषित किया है। ठीक है, हो गया आपका खुमाड़ रासो, याद कर लिया। इसके बाद आपका एक हम्मीर रासो नाम जो है सुनने को मिल जाता है। हम्मीर रासो सारंगधर इसके रचयिता हैं। बेसिकली हम्मीर रासो के रचयिता कौन है, इस तरह का ही प्रश्न अभी तक बना हुआ है। 1357 ईस्वी इसका समय रहा है। तो मेन इसमें क्या याद करना है, यही याद कर लीजिए कि सारंगधर जो है वो इसके रचयिता है। अपभ्रंश भाषा का प्रयोग यहाँ पर भी हुआ है। अपभ्रंश का बीसल देव में भी, हम्मीर रासो में भी, दोनों में अपभ्रंश भाषा का ही प्रयोग हुआ है। इसके बाद विजयपाल रासो एक ठो आपको देखने को मिल जाती है। एक नल्ह सिंह की जो ये रचना है, 16वीं शताब्दी में इसका माना जाता है कि रचना हुई है। ठीक है, क्या याद रखना है आपको, सिर्फ आप रचयिता के नाम याद रख लीजिए, इतना सफिशिएंट रहेगा, पर्याप्त रहेगा। तो ये कुछ मेन थी। अब जो इसमें पॉइंट आपको याद रखना है वही ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसमें आल्हा उदल ये याद रखना है, आलखंड कहते हैं ये याद रखना है। रचनाकार सबके याद रखने हैं, तो मैं बार बार रचनाकार आपको काउंट नहीं कराने वाली हूँ। पृथ्वीराज रासो रामचंद्र जी के अनुसार पहला हिंदी का महाकाव्य, पहले कवि जो है चंद्रवरदाई, और सबसे पहले अप्रमाणिक माना है डॉक्टर बूलर ने। कितने सर्ग हैं या कितने अध्याय हैं कुछ भी लिखा आ सकता है, कितने समय लिखा आ सकता है, तो वो आपके 69 हैं, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, भाषा कौन सी है पृथ्वीराज रासो की, डिंगल पिंगल है,
याद रखे रहेगा ये। फिर उसके बाद बीसल देव रासों में रचयिता याद रखना है, अपभ्रंश, गेय, शैली, इससे प्रश्न बना है ये आपका। रचयिता कौन है, गेय और शैली कौन सी प्रयुक्त हुई है, प्रश्न इन्हीं से बने हैं इससे, तो ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। कुमार रासो, रचयिता कौन है, भाषा वैसे पूछा नहीं है कभी, पर फिर भी अपनी जानकारी के लिए आपको याद रखना है ना। हम्मीर रासो, बस वही आप यही याद कर लीजिए कि इनके रचयिता कौन है, विजयपाल रासो के रचयिता कौन है, इतना भी याद कर लेंगे सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, तो बहुत ही हमने टू द पॉइंट चीज़ें को देखा है, एकदम वही चीज़ें जो एग्जैक्टली आती हैं जहाँ से प्रश्न बनता है। बाकी अब इनके जीवन और सारी चीज़ों से प्रश्न नहीं बनते हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर अगर आप उठा के देखते हैं तो आपको खुद रियलाइज़ होगा कि क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है और जो हम पढ़ रहे हैं क्या क्वेश्चन वहाँ से आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, ये आपको खुद रियलाइज़ होगा। तो कल की क्लास में पूरे करीब 50 मिनट की क्लास होगी, कल की पहले से बता रही हूँ। प्रैक्टिस सेशन होगा, 100 प्रश्न हम देखने वाले हैं जो कि आपके पूरे आदिकाल, सिर्फ और सिर्फ आदिकाल से संबंधित होंगे, जिसमें कि आपका नामकरण से लेके, काल विभाजन से लेके, सिद्ध, लौकिक और रासो, तीनों ही प्रकार के साहित्य, सब कुछ मिला के 100 प्रश्न का हम देखेंगे। वो 100 के 100 प्रश्न ऐसे होंगे जो पुराने परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि वैसे तो मैं बताती चल रही हूँ कि क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं, किस तरह से बनते हैं एग्जैक्टली, और साथ ही साथ आपका रिवीजन हो जाएगा। हमने 4-5 दिन जो कुछ भी पढ़ा वो कितना दिमाग में है वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। राइट, तो चलिए फिर छोटी सी क्लास थी हमारी। आई जस्ट होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं डेली शाम को 7:30 बजे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।